मोदी सरकार के 3 साल में जो बड़ी बड़ी बातें कही गई, जो दावे बड़े थे, उनमें से एक नमामि गंगे, और जिसके कंधों पर यह जिम्मेदारी है जल संसाधन और नदी परियोजना मंत्री हमारे साथ उमा भारती जी हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। जो पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि 3 बरस तो अब निकल गए, अक्टूबर 2018 का आपने डेडलाइन दिया है कि मैं गंगा जी को साफ करके इस देश के सामने रख दूंगी। उसके आगे आपने क्या कहा है मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो बेबाक नेता आप हैं, आप खुद बोलेंगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि 20,000 करोड़ का फंड और जो कोशिशें अभी तक हो पाई हैं, क्योंकि हरिद्वार जहां पर गंगा जी उतरती है, बनारस कानपुर तो छोड़ दीजिए, वहां पर भी अभी की रिपोर्ट आई है कि डुबकी लगाने के लायक गंगा जी नहीं है। कैसे मुमकिन होगा अक्टूबर 2018 का डेडलाइन? उमा जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चुनाव में 2014 के चुनाव में गंगा इशू नहीं थी, क्योंकि मैं 2 बातों में आपने गौर किया हो और भगवान की दया से गंगा उस बात से बच गई। ब्यूरोक्रेट रिटायरमेंट के बाद किताब लिखते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, और नेता चुनाव से पहले वायदे करते हैं, और मैं कहती हूं कि दोनों बातें गलत हैं। आप फिर कमिटेड रहिए। अगर ब्यूरोक्रेट चुनाव के क्या बोलते रिटायरमेंट के बाद लिख रहा है कि ऐसा होना चाहिए था, तो आपने उस समय रिजाइन क्यों नहीं किया था या प्रतिरोध क्यों नहीं किया था? इसी तरह से नेता जो चुनाव से पहले वायदे कर रहा है, सोच के करे और पूरा करे। गंगा 2014 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल इशू नहीं थी। हाँ, हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उसको डाला था। गंगा इशू बन गई जब प्रधानमंत्री जी बनारस से चुनाव लड़ने गए और उनके मुंह से निकला कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, और बड़े स्वाभाविक भाव से निकला। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, और मेरे पास में इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर 2014 में हुआ। गंगा पर्यावरण मंत्रालय में थी, गैप 1 से लेके और गैप 2, फिर NGRBA, फिर उसके बाद में NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और अंत में नमामि गंगे के नाम से वो हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो गई। उसके बाद हमने पूरी प्लानिंग शुरू की। आपने मुझसे जो प्रश्न किया है, मैं बिल्कुल टाइमलाइन पर चल रही हूँ। मैंने कहा था 2016 में हम निर्मलता के फेज 1 को लॉन्च कर देंगे अक्टूबर में। मैंने जुलाई में ही लॉन्च कर दिया। वो 2018 अक्टूबर में हम उसके रिजल्ट दिखा देंगे निर्मलता के, और अविरलता के जो रिजल्ट हैं उसको दिखाने में हमें 4 से 7 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि गंगा नहरों का पानी नए प्रकार की टेक्नोलॉजी इरिगेशन की ला करके उनका कम करना, उसमें जो किसानों को कॉन्फिडेंस में लेना, उसमें समय लगेगा। तो अविरलता में मैंने कहा था 7 साल लगेंगे, और निर्मलता हम 2018 अक्टूबर में दिखा देंगे। मैं उस टाइमलाइन को मीट करूंगी। पर उमा जी, अभी ही NGT ने बोला है कि पूरी गंगा का एक बूंद भी साफ नहीं हुआ है, और जो 20,000 करोड़ का फंड है उसमें 18% भी अभी तक यूज नहीं हुआ। नहीं, NGT ने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि हमने अभी लॉन्चिंग की है। उसके रिजल्ट आने में तो 2018 अक्टूबर आएगा ना। 2018 अक्टूबर के बाद जो NGT बोलेगा उसको मैं मानूंगी। अब आई बात फंड की, तो मैं तो गंगा के फंड की चवन्नी भी खर्च नहीं करूंगी अगर मेरे को लगेगा कि फालतू में खर्च नहीं करना, जब तक कि मुझे लगेगा कि नहीं मुझे खर्च करना है। क्योंकि ये जो 20,000 करोड़ की फंडिंग है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये नॉन लैप्सेबल सेंटर सेक्टर्ड फंड है, यानी ये फंड लैप्स नहीं होगा। 20,000 करोड़ बने ही रहेंगे जब तक कि मैं उसको खत्म नहीं कर दूंगी, लेकिन मैं एक चवन्नी भी गलत जगह पर खर्च नहीं करूंगी। जैसे मैं अभी झारखंड गई, मुझे 2-4 चीजों में कमी लगी, मैंने तुरंत फंड के रिलीज रोक दिए हैं कि नहीं हो सकता रिलीज, 1 पैसा खर्च नहीं कर सकती। इसलिए मैं किसी भी दबाव में नहीं आने वाली। पर मैं पैसे को जरूर बचाऊंगी, गंगा का पैसा गंगा में ही लगेगा, भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ सकता। पर उमा भारती जी, आप मानती रही हैं अक्सर, क्योंकि मेरी भी काफी बातचीत होती थी कि जिस मोटिव से आपने मिशन शुरू किया था गंगा की सफाई का, वो पूरा नहीं हुआ, कमियां रही हैं, उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेवार हैं। आप जिस तरीके से मोदी ने आपको एक मंत्रालय बना के दिया था, स्पेशली क्रिएट किया गया था मंत्रालय पहली बार इतने सालों में, तो वो मोटिव जो लेके चली थी, क्या वजह रही, क्यों नहीं पूरी? आप भी मानती रही अक्सर, तो कहां फेलियर रहा इसका? एक जैन मुनि थे आचार्य, वो कहते थे आचार्य कुंद कुंद कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो तो 3 आपकी तरफ आती हैं। इसको ध्यान रखो। इसलिए मैं ये कहूंगी कि ब्यूरोक्रेट्स को गंगा समझ में नहीं आ रही थी। मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो होने नहीं दे रहे। फिर मैंने मोदी जी से सीखा कि जिनको समझ में भी नहीं आती उनको समझाना कैसे, क्योंकि वही तो ब्यूरोक्रेट हैं जो जिनको मोदी जी भी हैंडल कर रहे हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। इस मामले में एक प्रकार से मोदी जी हमारे गुरु बने कि ये तो वो पाषाण के शिवलिंग हैं, जितना पानी डालेंगे उतने ठीक होते जाएंगे। तो मैं उनको बिल्कुल दोषी नहीं ठहराऊंगी। गंगा में तो जटिलता ही इतनी थी कि हम जितना हाथ डालते गए नई बातें सामने आती गई। जैसे हम सीवेज नेटवर्क खड़ा कर दें, लेकिन अगर शहर का सीवेज का पूरा प्लान उस नेटवर्क उस STP के साथ नहीं जुड़ा तो STP खड़ा रह जाएगा मॉन्यूमेंट की तरह। हमको समझ में आया। अब जो पूरा शहर का नेटवर्क है सीवेज का, उसमें कई जगह पर लीगल पिटिशंस हैं, कई जगह पर प्रॉब्लम है।
उनमें अर्बन डेवलपमेंट ने ठीक से काम नहीं किया। ये बात हमको तब समझ में आई जब हम सीवेज की प्लानिंग के लिए वहां पर पहुंच गए। तो ऐसी चीजें हैं जो हम समग्रता से समझने में हमें समय लगा निश्चित रूप से। लेकिन मेरे को अब मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगी, अगर डिले होगा तो मैं सिर्फ पूरी जिम्मेवारी। उमा भारती जी, जहां आप गंगा से जुड़ी हुई हैं वहां आप राम मंदिर से भी जुड़ी रही हैं सालों से, आप उसी आंदोलन की देन सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर का मतलब कहां से आ गया? नहीं, पर उमा भारती जी, अभी बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें आपको साजिश का आरोपी मान करके केस चलाने के लिए बात हुई। उसमें बाकी लोग भी, अडवाणी है, जोशी, तमाम लोग हैं। तो आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी तिरंगा यात्रा के दौरान। अब मांग उठी थी कि आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इस्तीफा मांगा गया था क्योंकि आपके ऊपर केस चलेगा। तो आपके लिए राम मंदिर जरूरी है या कुर्सी जरूरी है? आप कैसी बातें करते हो? इसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इसकी तुलना करनी, एक तो आपके आज के एजेंडा में यह नहीं, आप सरकार का कार्यकाल डिस्कस कर रहे हो, एक। दूसरा जो आपने बात कही कि साजिश की बात, तो मैं तो खुद ही चाहती हूं कि मुझे पता तो लगे कि साजिश क्या थी, क्योंकि मुझे ही नहीं पता तो हो सकता कोर्ट में खुल जाए तो मुझे भी पता लगे कि अच्छा साजिश भी थी, नहीं तो हमें लगता था थी ही नहीं। तीसरी बात आपने कही, आप क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस के लोगों के कहने पर इस्तीफा दूंगी जिनने इमरजेंसी लगाई देश में एक कुर्सी बचाने के लिए। उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी उसका मेजोरिटी का दुरुपयोग किया और पार्लियामेंट में जिस तरह से उन्होंने इमरजेंसी के लिए फिर 10,000 सिक्कों को भून डाला। वो लोग मुझसे मांगेंगे इस्तीफा, मैं क्यों दूंगी उनके कहने पे? जब मुझे लगेगा तब दूंगी। लेकिन आपने कहा कि क्या साजिश है आपको भी पता चल जाए, लेकिन जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें साफ और स्पष्ट लिखा है कि 5 दिसंबर को एक दिन पहले आप, लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी मिलकर ये साजिश रच रहे थे, कह रहे थे एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। लालकृष्ण आडवाणी जी ने उस दिन भी कार सेवकों से बात करने के लिए आप ही को आगे किया था, वो भी अगर आप बताएं कि कैसे आपको किया गया था, बाकी कोई जानने तक को तैयार नहीं था। मैं अंजना, मैं आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं हो और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो जब मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा तब बता पाऊंगी। राम मंदिर तो कई बातें आपने बताई ना, मैंने वही बातें बताई जो सुप्रीम कोर्ट के सब जो उसमें नहीं है। उमा भारती जी, आपने जो बात मुझसे पूछ ली है वो उसमें है जिसमें मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैं एक ही बात बोल सकती हूँ, वो ये है कि मैंने राम मंदिर आंदोलन में भागीदारी की है। साजिश मुझे पता नहीं, पता लगेगी तो मुझे भी लगेगा कि अच्छा साजिश भी थी, मुझे उससे कोई वो नहीं है। लेकिन आज हम सरकार के कामकाज को डिस्कस करने के लिए आए हैं। 3 साल में ये मैटर कहीं नहीं है। उमा जी, आपने बोला आप गंगा से ऐसे जुड़ी रही, पहले आपने बहुत बार, जब आप मिनिस्टर नहीं बनी थी, आपने बहुत बार इकोलॉजिकल फ्लो के बारे में बात की थी गंगा जी की। अब आप जब मिनिस्टर बन गई हैं, इकोलॉजिकल फ्लो के बारे में आप इतना नहीं बात करती हैं, क्योंकि कम से कम 100 के ऊपर डैम है जो भागीरथी पे बनेंगे, जो अलकनंदा पे बनेंगे, तो उनसे आप क्या सोचती हैं? क्योंकि फिर तो आप बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है अपनी गवर्नमेंट से। थैंक यू, आपने मुझे एक ऐसी अच्छी बात कहने का मौका दे दिया। पूरी दुनिया में इकोलॉजिकल फ्लो एक ऐसा नॉर्म था जो डिस्कशन में था और कोई भी एक कंक्लूजन पर नहीं आ रहा था और पूरी दुनिया में ही बड़े बांधों में नदियां खत्म कर दी गई। जब मैं मंत्री नहीं थी, मैं तभी से बात कह रही थी कि देखो कोई ऐसा रास्ता निकालो, डैम की डिजाइनिंग ऐसी करो कि उसमें नदी का अस्तित्व भी बना रहे और डैम भी बन जाए। और इस पे मैं मंत्री बनने से पहले भी IIT में रुड़की आप धरने पे बैठी हैं इकोलॉजिकल फ्लो के लिए? हाँ, कानपुर में हम नहीं, धरने पे इकोलॉजिकल फ्लो के लिए कभी नहीं बैठी हूँ, क्योंकि इसके लिए धरने पे बैठने की जरूरत नहीं है। उसको ना एक जो एक्सपर्ट होते हैं उनका व्यू आना जरूरी है। फिर मैंने मंत्री बनने के बाद कमेटी बनाई, पर्यावरण मंत्रालय, हमारे मंत्रालय और CPCB के लोग उसके सदस्य रहे। उन्होंने इकोलॉजिकल फ्लो पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। मैं आज आपके माध्यम, आपने मुझे मौका दे दिया है, इसलिए थैंक यू वेरी मच। और ये तय है, मैं आपको बताऊं कि मैं नदियों के लिए इकोलॉजिकल फ्लो तय करवा के रहूंगी। और तो ये डैम बनेंगे? इकोलॉजिकल रिवर सीजन और साइट स्पेसिफिक होगा, रिवर स्पेसिफिक होगा, साइट स्पेसिफिक होगा और सीजन स्पेसिफिक होगा। भारती जी, आप कहा करती थी कि आपको पहले यूपी गवर्नमेंट ने आपको सहयोग नहीं किया, अब तो यूपी में भी आपकी सरकार है, उत्तराखंड में भी आपकी सरकार है, तो अब आपको लगता है जो अड़चनें पहले आती थी पूरी हो जाएंगी? और 90 दिन का आपने समय कर रही हैं अभी इनके लिए। मैं बहुत फेयर रहूंगी इस मामले में कि मुझे उत्तराखंड की सरकार जब हमारी नहीं थी तब भी मुझे उत्तराखंड में प्रॉब्लम नहीं थी। मैं हर जगह पे सरकार, मैंने कहा ना, इस मामले में मैंने तय किया कि मैं 3 उंगलियां अपनी तरफ की ही देखूंगी। उत्तराखंड से मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे प्रॉब्लम आई उत्तर प्रदेश से। उसका कारण था कि अखिलेश की आपस में ही कुछ प्रॉब्लम थी, इसके कारण वो हमारी बात को सुन भी लेते थे। मैं 3-4 मीटिंग की और फिर वो बाद में लौट के नहीं आते थे। लौट के ममता जी के साथ संवाद मुश्किल है। अभी एक दिन जरूर तय हो गया था, मीटिंग होने वाली थी हमारी उनकी, लेकिन जो चूंकि अब वो खत्म हो गया ना कि ट्रैफिक नहीं रोकना, वो नहीं करना, तो आई मिस्ड माई ट्रेन और मैं नहीं पहुंच सकी और इसलिए पूरा बंगाल डिस्कशन से रह गया अंत में।
अब अगली बैठक में तो 2019 की वेट कर लीजिए फिर तो। ना मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी कि मैं कहूंगी और वो लोग नहीं मानेंगे। मैं ऐसा मानती हूं कि मेरे कहने में कमी रहेगी, नहीं तो सब मान जाएंगे। सबको राजी होना पड़ता है, गंगा के लिए कौन काम रोकेगा। योगी जी कोऑपरेट करेंगे आपको? योगी जी से आपको लगता है, हालांकि आपके सरकार मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगी कि योगी जी कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि योगी जी तो गंगा की समस्या को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वो रात दिन काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोऑपरेट ही नहीं करेंगे। मैं योगी जी को, त्रिवेंद्र जी को बोले आई हूं कि हमने 3 साल में जो प्लान किया था उस पर हमें जो रिस्पॉन्सेज चाहिए थे वो स्टेट के अभी तक मेरे को इतने मिले हैं। और दोनों ने पूरी बैठक बुलाई, उनके सारे डिपार्टमेंट मौजूद थे, जो वाटर रिलेटेड थे, गंगा रिलेटेड थे, रिवर रिलेटेड थे। और मैं भी पूरा अपनी मिनिस्ट्री लेके गई दोनों जगह पे, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। और दोनों मुख्यमंत्रियों को मैं बोल के आई हूं कि आप देख लो अभी तक क्या हुआ है, आगे फास्ट ट्रैक पे लाना। और 2018 अक्टूबर की डेडलाइन है।